हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 22 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले कभी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सब क्वेश्चन हम कवर करेंगे इनके माध्यम से। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज आप सभी का अभिनंदन है इस कक्षा में। शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे है आज। आज क्या तारीख है? 22 जुलाई है आज। हर साल 22 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हमारा जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा जो थी ना, संविधान सभा, उस संविधान सभा ने आज ही के दिन 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को ध्वज अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट किया था आज ही के दिन। इसी वजह से इस दिन को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा हमारा जो तिरंगा होता है उसमें कितने कलर आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें आप मान के चलिएगा कि 3 कलर तो आपको वैसे दिखाई देते हैं और चौथा कलर जो होता है ना वो होता है किसका? ये जो आपका चक्र बना होता है तिरंगे के, सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग का कलर आपको दिखाई देता है। और तीनों जो रंग हैं वो बराबर अनुपात में मिलेंगे आपको। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र आपको दिखाई देता है और इस चक्र की परिधि लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होती है। चक्र में 24 तीलियां होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो क्या आप जवाब देंगे? जल्दी से बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा ना पिंगली वेंकैया का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप इतिहास देखें तो बड़ा रोचक आपको दिखाई देगा। 20वीं सदी में जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज जो है वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आप कह सकते हैं, अभिव्यक्ति का प्रतीक आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि 1904 के आसपास में स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता। तो भगिनी निवेदिता ने सबसे पहले एक ध्वज बनाया था जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना गया था। और ये ध्वज किस रंग का तब बना था? तो उसमें 2 रंग थे। एक तो रंग था लाल और दूसरा रंग उसमें कौन सा था? पीला रंग था। उसमें लाल और पीले रंग से बनाया था। और पहली बार 3 रंग वाला ध्वज किसने बनाया था? तो वो 1906 में बनाया गया था। बंगाल के बंटवारे के विरोध में जो जुलूस निकाला जा रहा था ना, उसमें एक व्यक्ति का नाम आपने शायद सुना है बहुत बार जब आप इतिहास कवर करते हैं। सचिंद्र कुमार बोस जो थे वो पहली बार 3 रंग के ध्वज को लेकर आए थे। ठीक है। और इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीला रंग था और सबसे नीचे हरे रंग का उपयोग किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। और हमारे 1908 की बात करते हैं
तो उस समय जो हमारा ध्वज बना हुआ था, उस ध्वज को बिखाजी कामा ने क्या किया था, जर्मनी में फहराने का काम किया। ठीक है, तो करते करते फिर महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका मानना था कि इसमें 3 रंग होने चाहिए। पहला रंग जैसे केसरिया है तो वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करे, सफेद रंग ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करे, और हरा रंग जो है वो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करे। तो इस प्रकार जो है वो उसमें चीजें देखने को मिली। फिर बाद में इस ध्वज में देवनागरी में वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। ठीक है, समय बदलते बदलते 1916 में हमारे जो पिंगली वेंकैया है, उन्होंने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की थी जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और वर्तमान का जो राष्ट्रीय ध्वज हम देखते हैं, ये कब अंगीकृत किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा, तो आप कहेंगे आज ही के दिन 1947 में किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। इकबाल मोहम्मद के बारे में तो आपने जाना ही होगा। ये कौन है, इन्होंने कौन सा एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सरदार भगत सिंह ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। और उनके बाद में महात्मा गांधी ने उनको सरदार कहकर पुकारा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं आज एक और दिवस मनाया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सा दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय आम दिवस के नाम से जानते हैं। आम, ठीक है ना, आम एक फल है, और फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो आम को ही कहा जाता है, फलों का राजा। आजकल के मतलब अभी जो समय चल रहा है तो आम का बड़ा प्रयोग प्रयोग हो रहा है, लोग सलाद के रूप में भी खा रहे हैं आजकल। तो इस प्रकार से जब हम आम के इतिहास को देखते हैं तो भारत में लगभग 5000 साल पहले से आम की खेती हो रही है। भारत के जो आप देखेंगे लोक परंपराएं, उन परंपराओं में आम का महत्व आपको दिखाई देगा। धार्मिक समारोह जो आयोजित करवाए जाते हैं उनमें भी आपको आपको आम का महत्व दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। 1987 से भारत की राजधानी दिल्ली में आम के प्रचार प्रसार के लिए एक वार्षिक 2 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो आम अगर कच्चा हो तो उसका हम अचार भी डाल देते हैं, जिसे हम कैरी के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल अगर हम कहें तो किसे कहेंगे, तो नाम लिख देना आम का। ठीक है, तो इस आम की अलग अलग वैरायटी है, आपको पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के आम दिखाई देंगे अगर आपको उसमें पता हो तो। ठीक है, तो एक केरल में जिला पड़ता है कन्नूर जिला, और वहां पर कन्नूपुरम नाम की जगह है, तो सॉरी कन्नपुरम जो है ना, उसको स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो स्पेशली आम के लिए माना जाता है। तो चलिए आम के बारे में थोड़ा खा लीजिए, आम थोड़ा फील कीजिए। ठीक है, आज के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है आम को ही ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ताकि हम आम जो प्रजाति है उसको बचाए रख सकें। लेकिन हमारे भारतवर्ष में बहुत सी वैरायटी आम की आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन बता दीजिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, हालांकि थोड़ा सिमिलर नहीं है, लेकिन आम का जो संबंध फलों से है उसी प्रकार व्हेल का संबंध किससे है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद एसएससी में पूछा गया था। अगर आम यानी कि एक फल है तो व्हेल क्या है, तो स्तनपायी जीव है ना, मैमल है। चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलते हैं हम आज के दिन जिनका जन्मदिन है उनके बारे में जानने के लिए, जिन्होंने कुछ न कुछ बेहतरीन कार्य किया है, जो कोई संवैधानिक पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी है बहुत ज्यादा। इसी वजह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से ये सब बातें कवर करेंगे। ये चेहरा आपने देखा होगा बहुत बार, इनका नाम क्या है, इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं।
महाराष्ट्र के सीएम कौन से नंबर के सीएम रहे थे? महाराष्ट्र के 18वें सीएम रह चुके हैं ये। कब से कब तक ये सीएम रहे? तो सीएम के रूप में इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। पहला कार्यकाल अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 4 नवंबर 2019 तक रहे। ये इनका पहला टाइम पीरियड था। दूसरी बार ये कब बने? तो 23 नवंबर 2019 को ये बने और फिर 26 नवंबर 2019 को ये सीएम से हट गए। और इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन इनका जन्म हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ? नागपुर में। और नागपुर तो आपको पता है बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है महाराष्ट्र का। तो ये सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर सीएम कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? जल्दी से बताने का आप प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना एकनाथ शिंदे, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे हम विष्णुदेव साय की बात करें तो ये कहाँ के सीएम है वर्तमान में? तो ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी की बात की जाती है तो ये ओडिशा के वर्तमान में सीएम है। और ये कौन सी पार्टी की तरफ से हैं? बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। अभी थोड़े ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव जब हुए थे, उन्हीं के पैरेलल में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। मोहन यादव की बात की जाती है तो ये कहाँ के वर्तमान में सीएम है? तो आप कहेंगे ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हिम्मत शाह। इनका भी आज जन्मदिन है और आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हिम्मत शाह भारत के एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान है। क्या हैं ये? साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर लेखक हैं? क्या आएगा आंसर इस बात का? अगर आपने लिखा होगा ना मूर्तिकार, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं ये एक क्या है? मूर्तिकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ। बेहतरीन मूर्तिकार हैं हमारे भारतवर्ष के ये। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भावनगर में। और ये भावनगर तो आपको पता ही है कहाँ का है? गुजरात का एक क्षेत्र है। इनको कई पुरस्कार मिले। गगन अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। गगन अकादमी पुरस्कार इनको मिला। इनको एक पुरस्कार और भी मिला था, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार। राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। बहुत मामूली से चीजें जो होती है ना, वो भी ये मूर्ति के माध्यम से बना देते हैं। ठीक है, तो बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं और काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब तो एक नया आप कह सकते हैं एक एरा है पूरा का पूरा इनका। ठीक है ना। तो विदेशों की भी यात्रा इन्होंने की है। विदेशों में भी इन्होंने अपना ये जो मूर्तिकला का एक आप कह सकते हैं प्रयोग इन्होंने किया है। यहां पर देख लीजिए, कुछ फोटोज मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, नक्काशी बड़ी बेहतरीन तरीके से करते हैं ये। चलिए ये देख लीजिए, ये इनका शायद रूम होगा जिसमें यहाँ पर कई मूर्तियां बनी हुई है, कुछ फोटोज भी लगी हुई हैं। मूर्तियों की फोटो बनाकर फ्रेम में यहाँ पर लगाकर इन्होंने अपने रूम में रखी हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार बहुत बहुत बधाई हो इनका जन्मदिन की। अब इनके बारे में जब हम बात करने का प्रयास करें, इनका नाम क्या है? इनका नाम है संदीप पांडे। संदीप पांडे के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बलिया में। 22 जुलाई 1965 को बलिया में इनका जन्म हुआ। बलिया कहां पर है? यूपी में है। ठीक है ना। ये किस वजह से
जाने गए हैं। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको एक पुरस्कार दिया गया जो बड़ा ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। अब रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो किस मायने में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने 2005 में दिल्ली से पाकिस्तान तक की यात्रा की थी। दिल्ली से चले, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से चले, पाकिस्तान के मुल्तान तक पहुंचे। इनकी यात्रा को क्या कहा गया? मैत्री यात्रा कहा गया। मैत्री यात्रा इन्होंने की थी 2005 में, ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उस समय 1999 में पोखरण से सारनाथ तक की पैदल यात्रा भी इन्होंने की थी, ठीक है ना। तो चलिए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में आप बताइए कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो पांडे जी हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कह देते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो नाम आता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। अगर आपने लिखा है तो बहुत ही बढ़िया। ये पुरस्कार 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सहमति किसकी थी? फिलीपीन सरकार की थी। और विनोबा भावे, इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। विनोबा भावे के बारे में, जो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और प्रथम विजेता इस पुरस्कार के कौन थे? तो यही थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जिनको हम कहते हैं। इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया था 1958 में। 1957 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगले साल ही सबसे पहले व्यक्ति विनोबा भावे बने इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। रवीश कुमार का नाम आपने सुना होगा। रवीश कुमार एक पत्रकार हैं। इनको भी 2019 में यह पुरस्कार मिला था। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार दे दिया जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब जैसे चलते हैं हम उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा शायद आपने देखा भी होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन बताइए। विनायक राव पटवर्धन इनका नाम है। इनके गुरुजी का नाम क्या था ये बताना है। विनायक राव पटवर्धन ये एक शास्त्रीय गायक रह चुके हैं। इनके गुरुजी का नाम था विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन किस रूप में जाने गए? तो ये शास्त्रीय गायक रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। इनकी क्या है? आज जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1898 को हुआ था। एक जगह पड़ती है मिरज। और मिरज वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 अगस्त 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे राग विज्ञान नाम की एक पुस्तक है, शायद आपने नाम सुना भी होगा। राग विज्ञान, ये जो रचना है किसके द्वारा रचित है? तो आप नाम लिख देंगे विनायक राव पटवर्धन का। और इनको भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक
पुरस्कार है। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं ये, कौन से? तो यहां पर लिख सकते हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है ना। तो इनके गुरुजी का नाम पूछा जाए तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। बाकी जो तीन नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, नारायण राव व्यास, विष्णुराव शिराली, वामन राव ठाकर, ये इनके क्या हैं? ये इनके गुरु भाई हैं। ठीक है ना, गुरु भाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? क्योंकि ये जो तीन है, आप इनको ये बोल सकते हैं क्लासमेट हैं ये। ठीक है ना, क्लासमेट बोल सकते हैं या फिर मतलब आप बैचमेट बोल सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि इन तीनों के गुरु जो है ना वो भी क्या थे? इन तीनों के गुरु हैं ये पलुस्कर। विनायक राव पटवर्धन के गुरु भी यही हैं, और ये जो तीन नाम नीचे दिखाई दे रहे हैं इनके गुरुजी भी कौन है? यही हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये चेहरा दिखाई दे रहा होगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई 1886 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? एक जगह पड़ती है पुडुकोट्टा नाम से, मद्रास क्षेत्र में आपको ये जगह दिखाई देगी। मद्रास वर्तमान में कौन से राज्य का हिस्सा है? बताइए कमेंट में। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1968 में हुई थी। किस वजह से इन्होंने अपना नाम कमाया? तो चिकित्सा विभाग में इन्होंने अपना नाम कमाया था। एक बेहतरीन चिकित्सक रह चुके हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। इसी वजह से भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया 1956 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। चिकित्सा के साथ साथ ये और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो ये सामाजिक कार्य भी करती रही, यानी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। तो भारत सरकार द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण। कमेंट में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। भारत की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1956 में। मैंने अभी लिख भी दिया था यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने ठीक बताया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना। विधानसभा की पहली सदस्य रही और उपाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी बनी, ऐसा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव था इन पर। ठीक है, बच्चों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने अनेक योजनाएं लागू की थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी पद्म भूषण से सम्मानित। इनका निधन आज ही के दिन 1968 में हुआ था। आज इनकी पुण्यतिथि है। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी चेहरा शायद आपने देखा होगा, इनका नाम क्या है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त के बारे में अगर कहा जाए तो किस रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे भारतवर्ष के। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 22 फरवरी 1885 को हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? चटगांव जगह पड़ती है, चटगांव में हुआ। लेकिन चटगांव वर्तमान की दृष्टि से कहां पर पड़ता है? वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन उस समय तो चटगांव हमारे भारत का हिस्सा था, क्योंकि ना तो उस समय कोई बांग्लादेश नाम था और ना ही कोई उस समय पाकिस्तान नाम था। इनकी मृत्यु 22 जुलाई 1933 को हुई थी। कहां पर? रांची में। और रांची वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर है? झारखंड में है। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ी सी भूमिका मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जैसे आप सभी को पता है कई स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसका मतलब जो उस समय
गतिविधियां रही होगी ब्रिटिशर्स को निकालने में, उनमें इनका अहम योगदान रहा होगा। जैसे हम महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन की बात करें तो उसमें भी ये कूद पड़े थे, मजदूर हितों के ये संरक्षक रहे। असम बंगाल रेलवे की हड़ताल का संयोजन भी इन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने जब नमक बनाकर नमक कर अधिनियम तोड़ा और फिर उन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। और 1931 की बात करें तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये गए हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होने पर ये कहां पर गए, इंग्लैंड में गए थे, ठीक है। और 1932 में इनको बंदी बना लिया गया था और फिर बाद में इनको दार्जिलिंग रांची कैद में रखा गया था और 1933 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, रांची में, है ना। तो इनका एक जो नाम रखा गया, इनका एक उपनाम था, इनको कहा जाता है देश प्रियम। तो देश प्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त प्रसिद्ध हुए थे। अब जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, तो आप बताइएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। आपके सामने ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ, जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर इसमें आपने लिखा होगा ना 12 नवंबर 1930 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये यहां पर मैंने लिखा है 1931, क्यों लिखा है, यहां पर आप लिख सकते हैं 1930-31। इसका मतलब ये है कि 1930 में ये प्रारंभ हुआ था और 1931 तक चला, ठीक है ना। तो चलो पहले की बात करें तो पहला सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930, और ये कब तक चला, 19 जनवरी 1931 तक चला, ठीक है ना। जब हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कब शुरू हुआ था, ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और आप ये बताइए कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब तक चला। तो इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, इसमें किस प्रकार की चर्चाएं हुई, क्या भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ये जो आयोजित किए गए थे सम्मेलन, क्या उनका हमें फाइनली परिणाम मिला या फिर इनमें कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या वो जेल में थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल जेल में थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे गांधी इरविन समझौता के तहत, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो फिर उन्होंने कहा कि हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। तो महात्मा गांधी यानी कि कांग्रेस के प्रमुख नेता, यानी कि कांग्रेस कह लीजिए, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, ठीक है ना। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube के अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, हिप्पी, जोश, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट। इस कक्षा की आपको PDF नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान में रखना। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।